हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वीज़ा सीरीज, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप जापान में स्टडी करना चाहते हैं तो कॉलेज या फिर स्कूल को कैसे कांटेक्ट करें। उसके बाद कॉलेज या फिर स्कूल को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत पड़ती है। देन आपका सीओई के लिए कैसे अप्लाई करें, आपके वीज़ा डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर कौन कौन से कैसे कैसे होने वाले हैं। देन आपका एम्बेसी का इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके वीजा में, एंड सो मैनी थिंग्स दैट यू शुड पे अटेंशन टू। सो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है कि हाउ टू अप्लाई फॉर सीओई एंड उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और दिखाते हैं आपको पूरी लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो गाइज यहां पे आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि मैंने एक लिस्ट बना रखी है डॉक्यूमेंट्स की, जो स्कूल के लिए या फिर कॉलेज के लिए ज़रूरत पड़ी थी, जिनको मैंने भेजा था वहाँ पे। इसमें दो फेजेस होते हैं। यहाँ पे राइट साइड पे देखोगे दो फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज होता है आपका डिजिटल चेक। इसमें क्या होता है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी मैं शो करने वाला हूँ इनको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको उधर भेजना है, ठीक। दूसरा, फिर वहाँ पे वो चेक करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं कि नहीं, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी होगी तो आपको बता देंगे, फिर आप उसको इंप्रूव करके दोबारा से वही डॉक्यूमेंट भेजोगे और अपना काम फिनिश करोगे। तो डिजिटल चेक हो जाता है आपका कंप्लीट। सेकंड फेज आता है मैनुअल सेंड डॉक्यूमेंट्स टू स्कूल बाय कॉरियर, ठीक। आपको ये जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोला है कि हाँ आपके अभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, सब आप भेज दो, ठीक है। वो कॉलेज या फिर स्कूल आपको बोलेगा कि भेज दो आप डॉक्यूमेंट्स, तो वो आप ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भेजने हैं वहां पे। जो जो कॉपी में भेजने हैं, जैसे जिनकी कॉपी चाहिए वो मैं आपको अभी बता दूंगा। एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आपने मिस किया तो हो सकता है फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम आए। एंड सबसे खास बात, ये मेरा एक स्पेशल केस था। मेरा जो केस है वो स्पेशल केस है, इसमें एक आधी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ये कैसे स्पेशल है इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले पॉइंट आता है कि आपको कॉलेज को कॉन्टैक्ट कैसे करना है। आप कॉलेज को कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप अपनी फील्ड में जिस फील्ड में आप पढ़ाई करना चाहते हो वो कॉलेजेस की लिस्ट बना लो, ठीक। उस कॉलेजेस की लिस्ट में उनकी वेबसाइट वगैरह ढूंढ लो, वहां पे कांटेक्ट करो, ईमेल पकड़ो, उनको मैसेज करो। आपको रिप्लाई करने के लिए, स्पेशल फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ डील करने के लिए वहां पे पक्का एक पर्सन होता है जो आपके साथ बात करेगा इंग्लिश में और आपको सारे की सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा। ये डॉक्यूमेंट्स भी वो एक्सप्लेन कर देगा। मैं अपना केस बताऊं तो मैंने अपने एजेंट से ये सारा का सारा काम करवाया है, क्योंकि मेरे पास मेरी कंडीशन कुछ अलग थी, मेरा स्पेशल केस था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बिना किसी रिस्क के एक एजेंट के साथ चलता हूं, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना आए। अगर दिक्कत आए भी तो मैं उनसे कंसल्ट करके आगे हेल्प मांग सकूं, एक आधा बंदा हो जो हेल्प करने वाला हो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो ए कॉलम है ये है सीरियल नंबर का, एंड बी कॉलम है चेकलिस्ट जो मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, सी कॉलम है डॉक्यूमेंट्स जो भेजे हैं, एंड डी है जो डॉक्यूमेंट्स मैंने वापस उनसे रिसीव किए हैं। मतलब वहाँ से आप यहाँ से भेजोगे तो वहाँ से भी आपको डॉक्यूमेंट वापस आएंगे जो भी आपके ओरिजिनल होंगे। तो कौन कौन से आए हैं मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, आपकी पासपोर्ट साइज पिक्स चाहिए, ठीक है। क्लियर फेस होना चाहिए, 80% फेस वाली, जिसमें आपका फेस ज़्यादा शो हो रहा हो वो वाली पिक्स आपको भेजनी है। मैंने 8 भेजी थी, ठीक। देन डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आपका डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, सपोज आपको लैंग्वेज नहीं आती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक, और आप क्या है कि वहाँ पे जाके पहले लैंग्वेज स्कूल में दाखिला लोगे, तो उसके लिए आपके जैसे आपने 12th कर रखी है तो 12th की सर्टिफिकेट चाहिए होगी। और आगे अगर मैं बताऊँ आपको, ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स लिखा है मैंने, 8 पीसेज लिखा है। जैसे कि सेमेस्टर 8 होते हैं तो 8 मार्कशीट होती है अलग से, वो मैंने ओरिजिनल भेजी थी। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है तो आपके 12th का सर्टिफिकेट होगा और ये एक मार्कशीट होगी, उसको आपको भेजना पड़ेगा। कॉलेज वाले भी आपकी हेल्प कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। देन मैंने जेएलपीटी N2 का सर्टिफिकेट भेजा था, नेट 2Q का सर्टिफिकेट भेजा था, मतलब दोनों N2 लेवल के सर्टिफिकेट भेजे थे। अगर आपने जेएलपीटी नहीं कर रखा है तो कहीं ना कहीं से आपने पढ़ा होगा कुछ जापानीज को, तो आप लैंग्वेज सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट वाला भेज सकते हो, ठीक। कहीं से भी आपने पढ़ी है जापानीज तो वो आपको सर्टिफिकेट देते होंगे, तो वहां से आप ले सकते हो। अगला सर्टिफिकेट है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट अपनी लैंग्वेज है, जैसे मैं पंजाब से हूँ तो मेरा जो सर्टिफिकेट था वो पंजाबी में था, तो मैंने उसको ट्रांसलेट करवा के दोबारा सेंड किया था।
ठीक। और मैंने अपडेट करवा लिया था अपने केंद्र में, सुविधा केंद्र में जाके, तो वहां से मुझे इंग्लिश में रिटर्न सर्टिफिकेट मिल गया था। तो अगर आपके पास अपनी लैंग्वेज का है तो आप उसको अपडेट करवाइए। मैं तो कहता हूं पहले अपडेट करवा लो, फिर जाके आप अपना सर्टिफिकेट सेंड करना, ठीक है। अपडेट करवा लोगे तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट न्यू जैसे अपडेटेड वाला हो जाएगा, तो वो सेंड कर दीजिएगा, पुराना मत सेंड करना। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मेरे ख्याल से एक वीक में हो जाता है। देन रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए आपका, वो भी अपडेटेड चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, ठीक है। देखो कुछ स्कूल्स या कॉलेजेस को इंग्लिश में ही चल जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, मेरे तो चल गए थे। कुछ आपको बोलेंगे कि जैपनीज़ में प्रोवाइड करो, तो आप जैपनीज़ में उसको कन्वर्ट करके दे सकते हो। किसी भी जैसे जो जैपनीज़ पढ़ा रहे हैं टीचर, तो उनको कांटेक्ट करके आप अपना सर्टिफिकेट ट्रांसलेट करवा सकते हैं, या फिर ट्रांसलेशन के जॉब्स जो करते हैं उनके साथ भी आप करवा सकते हो। रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है ना, तो वही होता है एक हिसाब से। दूसरा, रिलेशन सर्टिफिकेट एफिडेविट यू एंड योर स्पॉन्सर। जैसे आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि आपका, अगर आपके फादर हैं तो आपके फादर का नाम लिखा होता है, आपका नाम लिखा होता है, तो वहां से रिलेशन पता चल जाता है। बट मैंने क्या किया था, मैंने एक्स्ट्रा एक एफिडेविट बनवा लिया था कि मैं प्रूफ कर सकूं कि मेरा और फादर का रिलेशन क्या है, ठीक। तो ये कहाँ से बनते हैं, अगर आपको एफिडेविट बनवाना है तो तहसील वगैरह से, या फिर कोर्ट में जो बाहर लाइसेंस्ड टाइपिस्ट बैठे होते हैं उनसे आप बनवा लीजिए, उनको सारा पता होता है, वो कंप्यूटराइज्ड आपको पूरा फॉर्मेट में बना के देंगे, कंप्यूटराइज्ड। देन पासपोर्ट चाहिए आपका, पासपोर्ट की कलर्ड कॉपी ही करनी है, मतलब कलर्ड कॉपी करवा लो, अच्छा है। पासपोर्ट ओरिजिनल नहीं भेजना है स्कूल को, ठीक है। सो देन अपॉइंटमेंट लेटर और फॉर्म 16A ऑफ योर स्पॉन्सर। आपको कोई भी जो भी स्पॉन्सर कर रहा है उसका अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो जॉब करते होंगे, अपॉइंटमेंट लेटर होगा। अगर वो नहीं है तो F16 होगा, ठीक, फॉर्म जो होता है वो आप सेंड कर सकते हो। स्पॉन्सर क्या होगा, कौन सा होगा, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। देन आपका अगर फादर पेंशन में है तो पेंशन स्लिप आती होगी, आप उसको सेंड कर सकते हो, ठीक। जैसे मेरे फादर आर्मी रिटायर्ड है तो पेंशन स्लिप आती है, तो वो मैंने कर दिया था। प्रूफ ऑफ एनुअल इनकम ऑफ योर स्पॉन्सर। आपको कोई भी जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका प्रूफ चाहिए होता है कि एक साल में वो कितनी कमाई करते हैं। इसके लिए आप टैक्स भरते होंगे तो वहां से आपको PDF मिल जाएगा। और इसमें आपको क्या करना है, लास्ट 3 ईयर्स की इनकम टैक्स जो आपकी रिपोर्ट है वो सेंड करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है ITR ऑफ योर स्पॉन्सर 2020 to 21। जैसे आज क्या चल रहा है, 23 चल रहा है, तो आपको 2021, 21, 22 एंड 22, 23 ये वाली तीनों जो है स्लिप्स आपको भेजनी है। देन उसके बाद ये कितना पैसा आपके अकाउंट में चाहिए ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में। देन इनकम सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट एफिडेविट ऑफ योर स्पॉन्सर। अब इसमें क्या है कि कंपनी में, जो भी कंपनी में या फिर यहाँ पे भी आपके फादर या फिर जो भी स्पॉन्सर है वो काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट मिलता होगा, वो आप दे सकते हो। अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिलता है किसी रीज़न से, आप इनकम सर्टिफिकेट का एफिडेविट बना सकते हो अपनी इनकम को शो करके। तो एफिडेविट कैसे बनाना है, वही तहसील वगैरह या कोर्ट वगैरह के जो लाइसेंस्ड टाइपिस्ट होते हैं उनमें आप डिजिटल बनाओगे, डिजिटल एफिडेविट बनाओगे। देन बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ योर स्पॉन्सर। 6 महीने की, ऐसे 2 चीजें होती है, एक बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होता है, एक बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट होता है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें आप 6 महीने की लास्ट जो भी ट्रांजैक्शन हुई है आपके अकाउंट में, जिस अकाउंट में आप पैसा दिखा रहे हो अपना फाइनेंस के लिए, उस अकाउंट की 6 महीने की स्लिप चाहिए। और वो जो स्लिप होती है बैंक प्रोवाइड कर देता है। आप उनको जाके बोलोगे कि मुझे लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए, दूसरा मुझे बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, पूरा प्रिंट निकलवा के आपको देंगे, प्लस उस पर स्टैंप मार के देंगे। वो स्टैंप याद रखना, स्टैंप वो लगा के देंगे। अगर वो नहीं लगाए हैं तो उनको एक बार याद दिलाना कि इस पर स्टैंप भी लगा दो ताकि वैलिड हो जाए आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो सर्टिफिकेट में क्या होता है, बैलेंस सर्टिफिकेट में, कि आपका लिखा होता है कि ये पर्सन है, इसका ये अकाउंट है और इसके अकाउंट में इतना राशि उपलब्ध है, फिर उसके नीचे वो स्टैंप मार के दे देते हैं। तो दोनों के दोनों आपको क्लियर हो चुके होंगे। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स एंड बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट ऑफ योर स्पॉन्सर, दोनों अलग अलग हैं। देन अब मैं भी कमाता हूं तो मेरे अकाउंट में भी पैसे हैं, तो इस मैंने क्या किया, मैंने एडवांस में एडिशनली एक्स्ट्रा अपना अकाउंट भी शो कर दिया। ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है, आपको एक ही स्पॉन्सर चाहिए होता है। अगर आप अपना अकाउंट शो कर देते हो, जैसे आपके अकाउंट में अगर उतने पैसे हैं जितने उन्होंने डिमांड किए हैं, तो एक पॉजिटिव साइन हो जाता है कि हाँ इधर नहीं हुआ तो इधर तो है ना, मतलब 2-2 शो कर रहा हूं मैं।
ITR मैंने अपना शो किया था, जैसे ITR विशाल लिखा है 2022 2023। फिर देन बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मैंने अपनी भेजी थी, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट मैंने अपना भेजा था, ठीक है। फादर के अलग थे, मेरे अलग हैं। देन यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स, ये 3 डॉक्यूमेंट जो हैं ये डिक्लेरेशन है मेरी तरफ से, उनको डिक्लेरेशन है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ आफ्टर रिटायरमेंट। मेरे फादर की जो रिटायरमेंट के बाद ऑक्यूपेशन है, जो जहाँ पे वो काम करते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ था कि जैसे आप लेटर नहीं लिखते टू दिस सर, उसके बाद आप एक्सप्लेन कर रहे थे। मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया था कि मैं रिटायर्ड हूँ, अब यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरी इनकम ये है, फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मैं पेंशन भी लेता हूँ, ठीक। तो दोनों सोर्स में कितनी मिला के मेरी हो जाती है, और उसको कन्वर्ट करके यन में मैंने बता दिया था कि इतने यन मेरी पूरी इनकम हो रही है मेरे फादर की। तो मैं, और लास्ट में एक लाइन जरूर लिखवानी है कि मैं विशाल की या फिर मैं आपकी जो भी एजुकेशन खर्चा आएगा उसको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हूँ और सफिशिएंट बैलेंस है मेरे पास। ये लास्ट में लाइन लिखवानी है और थैंक यू एंड बस। और उस फॉर्मेट को प्रिंट आउट निकाल के साइन करवाने, बकायदा आपके फादर के या स्पॉन्सर के साइन होने चाहिए उस पे ऊपर पेन से करे हुए। देन एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रीलांस, जैसे मैं कॉलेज के बाद जैपनीज पढ़ी, जैपनीज पढ़ने के बाद पढ़ाना शुरू किया, तो मेरा जो फ्रीलांस है तो उसके बारे में बताया था कि यहाँ से शुरू किया था, अभी इतने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, ये वाला उसी तरीके से फॉर्मेट में, लेटर फॉर्मेट में लिखना है। देन एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीवियस वीजा कैंसिलेशन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मेरा केस स्पेशल है, मेरा 2019 में वीजा कैंसिल हो गया था, उस केस में मुझे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना था। देखो एम्बेसी हो चाहे कोई भी हो, आपको कभी नहीं बताने वाला कि आपका वीजा कैंसिल हुआ। मैंने बहुत कॉल लगा के देख लिया, कभी नहीं पता चलेगा वीजा कैसे कैंसिल हुआ है। बट आपको जो डाउट आ रहा है मन से कि हाँ ये डाउट हो सकता है, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ये जो लेटर है मैंने जापानीज में लिखा था, मैंने अपने जो मेरे एजेंट थे उनके साथ डिस्कस करके लिखा था, तो फिर उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी कि मैं यहाँ फिर 2-10 मैं यहाँ मैंने इस टाइम पे अप्लाई किया था, उस टाइम पे मेरे फंड्स कम नहीं सफिशेंट नहीं थे, तो मे बी उस तरीके से। बट मुझे एम्बेसी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं मिली है इसके बारे में, ये मैंने लेटर में लिख के दे दिया था, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉर COE, ये आपको कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप डिस्कशन करोगे कॉलेज में, वो दे देगा आपको एप्लीकेशन, एक्सेल फॉर्मेट में देगा। उसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती हैं, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है वो 100% आपको बताएंगे, 2 बार 3 बार बताएंगे, कितनी बार भी पूछो, कोई डाउट नहीं है। इंडिया के जैसे नहीं है कि एक बार बता दिया तो फाइनल हो गया, नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, आपकी हेल्प करी जाएगी। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे कि डिटेल्स अबाउट योर स्पॉन्सर एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। स्पॉन्सर कौन बनेगा और फाइनेंस कितना चाहिए, ठीक है। पहले आता है क्वेश्चन, हु इज योर स्पॉन्सर, कौन बन सकता है। क्लोज ब्लड रिलेटिव बन सकते हैं, क्लोज ब्लड रिलेटिव जिसमें आपका खून हो लिंक, ठीक है, आपका जो सगा भाई होता है, ठीक है, एल्डर ब्रदर या फिर सिस्टर, जो आपके सगे हैं, ठीक है, जो आपके मम्मी पापा के हैं। देन अच्छा पहले तो मॉम डैड लिखते हैं ना, आपके फादर, आपके मदर हो सकते हैं, ठीक, फिर ब्रदर हो गया, फिर सिस्टर हो गया, फिर आपके जो फादर के रिलेटिव हैं वो हो सकते हैं, और जो मदर के रिलेटिव हैं वो हो सकते हैं, ठीक। जैसे फादर के रिलेटिव आपके चाचा और ताया हो सकते हैं, बस चाचा और ताया तक, क्योंकि वो ब्लड रिलेशन है फादर का भी। एंड आपके मदर के जो रिलेटिव है आपके मामा जी, ठीक है, या फिर मामी जी, ये हो सकते हैं। कोशिश करो कि आपके जो पेरेंट्स हैं वही स्पॉन्सर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं आती है इससे। देन हाउ मच मनी टू शो इन योर अकाउंट, कितने पैसे शो करने हैं। देखो ये डिपेंड करता है आपकी कॉलेज की फीस पे। अब मेरे कॉलेज की जो फीस थी, फर्स्ट ईयर ऑफ कोर्स फीस चार्जेस प्लस 6 मंथ्स ऑफ डोमेट्री चार्जेस, ये मुझे पहले पे करना था, ठीक, ये रिक्वायरमेंट थी उनकी। तो वो इंडियन रुपीज में 9 लाख बने थे, यहां पे मैं लिख देता हूं 9 लाख। अब ये येन में कुछ बनते हैं मेरे ख्याल से 15 लाख के आसपास, ठीक। तो 9 लाख इंडियन रुपीज में मुझे शो करने थे अपने बैंक में, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया था ना, वो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट होता है उस पर शो करने हैं, ठीक, और स्टेटमेंट्स में भी आपका तो आ ही जाएगा। तो
9 लाख शो करने थे, हमने किया है 10 लाख। मैं एक थोड़ा सा मार्जिन लेके चला, मैंने 10 लाख के आसपास शो कर दिया था, बिकॉज मेरे कॉलेज की रिक्वायरमेंट थी कि इतने चाहिए, तो मैंने इतने शो किए। अगर होते 15 लाख करवाने हैं इंडियन रुपीज, तो मैं 15 लाख शो करवाता यहां पे। देखो ये मिनिमम है, ये मैं मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूं कि 9 लाख आपको अकाउंट में शो करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार में डलवा दिए तो शो कर दिए, थोड़ा सा गैप भी होगा, 2-3 महीने का तो कम से कम आपके अकाउंट में इसने 9-10 लाख रुपए होने चाहिए, ठीक है, शो होने चाहिए 2-3 महीने के आसपास के। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। और डिपेंड करता है कॉलेज पे, ठीक है। मेरी फर्स्ट ईयर की फीस और 6 मंथ्स की डॉर्मेट्री चार्जेस मुझे देने थे, तो मेरा इतना खर्चा आ रहा था, तो उसके लिए इतना बना। अगर आपके ज़्यादा खर्चे आ रहे हैं तो आपका ज़्यादा बनेगा। देन अब ये आपका वीडियो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? सेंड डॉक्यूमेंट्स टू स्कूल। आपको जब ये डॉक्यूमेंट्स डिजिटली चेक हो जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आप पीडीएफ फॉर्मेट में उधर भेजोगे, फिर वो बोलेंगे यहाँ पे ये कमी है, फिर आप सब जब फिनिश हो जाएगा कि वो बोल देंगे ओके है, भेज दो डॉक्यूमेंट्स, तो आप स्कूल वालों से एड्रेस लोगे उनका, ठीक, पोस्ट का, और आप वहाँ पे भेज दोगे बाय पोस्ट। 7 दिन के अंदर अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स पहुँच चुके थे, तो आपके भी इतने में पहुँच जाएंगे डेफिनेटली। अब अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन है तो बताओ जल्दी से, शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एक एक चीज बताई थी कि मेरे को क्या क्या हो रहा है, स्टार्टिंग कहां से हुई थी, क्या क्या दिक्कतें आई थी, कितना कितना टाइम लगा है हर इवेंट में। लास्ट वीडियो में बता दिया है, जो मैंने वीजा वाली वीडियो बनाई थी, यहां पे लिंक शेयर कर दूंगा, देख लेना। वो भी प्रोसेस ईजी नहीं होता है, टाइम लगता है, दिक्कत आती है, बट आपको लगे रहना है जैसे मैं लगा रहा हूं। एट द लास्ट आप ऐसी एक चेकलिस्ट बना के रख लो कि आपको याद रहे कि कौन सा डॉक्यूमेंट मैंने भेज दिया है और कौन सा रिसीव। जैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ बतानी भूल गया, डॉक्यूमेंट रिसीव जो मुझे हुए थे वो ये हुए थे। डिग्री सर्टिफिकेट आ गया मेरा, ये टिक लगे हैं, जो मार्क्स सर्टिफिकेट जो मार्कशीट्स वगैरह हैं वो आ गई, जेएलपीटी के सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल भेजे थे वो आ गए, फिर मेरा बर्थ सर्टिफिकेट आ गया, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ रेजिडेंस सर्टिफिकेट आ गया। बस ये सर्टिफिकेट आपके आ चुके हैं, बाकी सबकी जैसे ओरिजिनल कॉपी तो नहीं सेंड करी थी, तो वो तो उन्होंने रख लिया अपनी सहूलियत के लिए। यस, इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है, मैंने सब चीज़ें नोट डाउन करी हैं, आपको एक एक चीज़ बताई है, तो इसके लिए आप एक लाइक तो ज़रूर दे सकते हो। नेक्स्ट वीडियोस भी आने वाले हैं, तो अगला वीडियो आपके लिए होने वाला है कि वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। ये तो कॉलेज को भेजने वाले थे, अब वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए वो वीडियो आने वाला है नेक्स्ट में, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।